अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो यूरोपियन थिएटर। यूरोपियन थिएटर, इसका ओरिजिन क्या है, इसमें जो यूरोपियन थिएटर में किस डिफरेंट सेंचुरीज में किस किस्म के ड्रामाज या जो भी उनका जॉनरा था वो क्या था, और इसमें जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी तो उसमें किस तरह यूरोपियन थिएटर में उन सब सिचुएशंस को पोर्ट्रेट किया गया। तो इसका जो हमने क्वेश्चन के तौर पे इसको हमने टाइटल के एक्सप्लोर हाउ थिएटर इन यूरोप हैड बिगन टू अज्यूम सीरियस पॉलिटिकल लेवरेज ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स मैस अपील एंड इंक्रीजिंगली पॉपुलर ओरिएंटेशन। सो अगर हम स्लाइड की तरफ मूव करें तो इसका ओरिजिन ऑफ थिएटर की अगर हम बात करेंगे, अगर इसकी बात करें तो जो पहला रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ यूरोपियन थिएटर था वो मिडल एजेस में उसको स्टार्ट किया गया, यानी कि रेनेसांस पीरियड में 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरीज और 19th और 20th सेंचुरी। तो इसमें डिफरेंट सेंचुरीज में डिफरेंट थीम्स जो थे वो दिखाए जाते थे यूरोपियन थिएटर में। 17th सेंचुरी में रिलीजन से रिलेटेड इमेजरी रिलेटेड थिंग्स जो थी वो मजहबी जो थी वो दिखाई जाती थी। 18th सेंचुरी में जो मोस्ट सक्सेसफुल जो थे ना शोज़ वो थे लंदन स्टेज शोज़, वहाँ पे होते थे, और उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन कौन सा है, जॉन गेज बैलेड ओपरा द बैगर्स ओपरा। ठीक है, जॉन गेज बैलेड ओपरा द बैगर्स ओपरा। तो ये उसमें जो है इम्पॉर्टेंट वन है। इसमें डिफरेंट टाइप के और भी एंटरटेनमेंट जो एंटरटेनिंग प्लेस वो दिखाए जाते थे, और उसमें एक है रोप वॉकर्स एंड एक्रोबैट्स। तो अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो इसमें मेलोड्रामा जो था उसको ज़्यादा दिखाया गया। हालांकि बाकी चीज़ों का भी इन्फ्लुएंस था, डिस्पाइट ऑफ अदर इन्फ्लुएंसेस मेलोड्रामा वाज बिकमिंग मोस्ट पॉपुलर बाय 1840। ओके, तो मेलोड्रामा इज़ स्टिल विद अस एंड मेलोड्रामा स्टिल विद अस एंड जो मेलोड्रामा था वो 19th सेंचुरी में वो ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो जो इसके जो थीम्स थे वो पॉलिटिकल थे, और उसमें किस तरह जो वर्कर्स थे उन्होंने स्टेट के ख़िलाफ़ जो बगावत की, यानी कि रिबिलियन उनका दिखाया गया, वर्कर अगेंस्ट द स्टेट, एंड फिलोसॉफिकल एंड रेवोल्यूशनरी रिलेटेड जो थे वो थीम्स इसके अंदर दिखाए गए हैं। और इसमें कॉलोनाइजेशन के थीम्स हैं, कॉलोनाइजेशन, लॉस ऑफ टेरिटरी। और लेकिन इसमें क्या था कि 1744 में जो था ना इसको बैन भी कर दिया गया था थिएटर को। किस वजह से? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिसोसिएशन फ्रॉम ब्रिटेन। मतलब उस वक्त जो होल्ड होता था गवर्नमेंट का, अगर उनके खिलाफ कोई बात दिखाई जाती थी तो वो उसको बैन कर देते थे। बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिसोसिएशन फ्रॉम ब्रिटेन टू प्रमोट अमेरिकन प्रोडक्शन, के मतलब वो अमेरिकन प्रोडक्शन को प्रमोट करें तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको ब्रिटेन, ज़ाहिर है जब वो दूसरा जो स्टेट है उसको वो कर रहे होंगे, प्रमोट कर रहे होंगे, तो जो उनका अपना स्टेट है वो क्या करेगा, वो उनको वो हर्ट होगा, उसको बुरा लगेगा तो वो उसको बैन कर देगा, क्योंकि वो उनके जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक वो चीज़ जो है वो थिएटर्स में पोर्ट्रे नहीं की जा रही। तो ये 17, 18, 19 और 20th सेंचुरीज में ये सब जो थे थीम्स थे। ओके, वाई इट इज़ कॉल्ड द यूरोपियन थिएटर, इसको यूरोपियन थिएटर कहा क्यों जाता है, द यूरोपियन थिएटर ऑफ वर्ल्ड war II। अब इसमें बेसिकली कहा था होलोकॉस्ट का जो है वो थीम दिखाया है, इसमें वर्ल्ड war II से रिलेटेड यही बात बताई गई कि होलोकॉस्ट, ठीक है, जो और इसमें सेक्शंस ऑफ मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की जो उनमें वर्ल्ड war II हुई थी, जो 1939 में स्टार्ट हुई थी जब जर्मनी ने हमला किया था पोलैंड पे। तो होलोकॉस्ट जो है हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इंक्रीजिंग पॉपुलर ओरिएंटेशन ऑफ यूरोपियन थिएटर, अब इसमें ये क्या बात की गई है, मोस्ट अर्ली थिएटर इन इंग्लैंड जो था वो क्या था, इवॉल्व आउट ऑफ चर्च सर्विसेज और 10th है, मतलब जो 10वीं और 11वीं सेंचुरी थी, 10th और 11th सेंचुरी में वो ज़्यादा वो इवॉल्व हुआ था। उसमें क्या था, रिटन उसको लिखा गया एंड परफॉर्म्ड इन लैंग्वेज ऑफ, उसको जो 10th और 11th सेंचुरी था वो क्या, वो ज़्यादा इवॉल्व इसलिए हुआ क्योंकि वो आम इंसान जो है उसकी जो आम आदमी जो कि और उसकी ज़बान में ही उसको लिखा गया और परफॉर्म किया गया। अगर हम स्ट्रीट मैन की बात करें तो इसमें उस लिहाज से बात की गई है, और बजाय इसके कि वो लैटिन को ज़्यादा करते, तो इसमें जो ऑर्डिनरी पीपल था वो ज़्यादा उसका मेन फोकस था, किसमें, 10th और 11th सेंचुरी में इंग्लैंड में ये जो था उस वक्त ज़्यादा इवॉल्व हुआ था यूरोपियन थिएटर। अगर हम पॉलिटिकल थिएटर की बात करें तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास जिनका नाम है वो है जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। तो इन्होंने क्या किया, ही चैलेंज द मोरालिटी ऑफ हिज मिडिल क्लास ऑडियंस विद हिस्टोरिकल एंड ऑफन ह्यूमरस राइटिंग, यानी कि उन्होंने क्या किया, मिडिल क्लास की जो ऑडियंस है उसको उन्होंने उन पे तंज किया है और मिजाहिया तंज व मिजाह करके अपनी राइटिंग्स उन्होंने लिखा है।
और उनमें अनकंफर्टेबल टॉपिक्स भी जो हैं वो लिखे हैं रिलेटेड टू रिलीजन और प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन यानी कि प्रोस्टिट्यूशन होता है कि सेक्सुअल डिज़ायर से रिलेटेड, और इसमें रिलीजन जो मजहबी उनकी बात की गई है। तो उन्होंने उस हवाले से भी कुछ ऐसी हकाइक और सच्चाइयाँ लिखी हैं जो कि अनकम्फर्टेबल हैं फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सो जॉर्ज बर्नर्ड शॉ जो हैं वो पॉलिटिकल थिएटर में इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, लाइक इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने इस बारे में बात की। तो पॉलिटिकल लेवरेज ऑफ थिएटर जो होल्ड था उस वक्त, उसका क्या था कि यूरोप में जो थिएटर है उसकी एक बड़ी ना लंबी स्टोरी है, उसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। और क्योंकि वो ग्रीक्स की तरफ जा रहा है, वो रेनेसांस पीरियड की तरफ जा रहा है, एंड इट बिगेन टू अज्यूम सीरियस पॉलिटिकल होल्ड ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स मास अपील एंड इंक्रीजिंगली पॉपुलर ओरिएंटेशन। तो ये सब जो है ना यूरोपियन थिएटर जो है वो इम्पोर्टेंट वन है। तो अगर हम इसमें क्या है कि थिएटर जो था वो बिकम अ पावरफुल टूल फॉर पॉलिटिकल कमेंट्री, यानी कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से रिलेटेड जो यूरोपियन थिएटर में जो बात दिखाई गई है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी मेलोड्रामा और डिफरेंट थीम्स जो हैं वो भी दिखाए गए हैं, बट इसमें इम्पॉर्टेंट रोल क्या था थिएटर का, इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड मोबिलाइजिंग पीपल अराउंड द पॉलिटिकल कॉजेज। फिर वही पॉलिटिकल बात आ गई, यानी कि उस वक्त क्या हो रहा था पॉलिटिक्स में, उस वक्त लोगों को कैसे बताया जाए कि जो सियासत चल रही है, तो वो थिएटर्स के थ्रू ही दिखाया जाता था। तो उन्होंने क्या किया, लोगों में जान पैदा की, मतलब उनको आगाही मिली। तो थिएटर आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, उनकी जो नज़रिया है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का, वो बताया जाए, और या वो उसको बताया जाए कि कैसे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करें अगर वो किसी बात से अनअवेयर हैं, लाइक उनको नहीं पता कि पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे है, मतलब कैसे जा रही है, तो उनको थिएटर्स के थ्रू इस बातों इन बातों से आगाही मिलती थी। तो मतलब थिएटर का इंपॉर्टेंट रोल था। एग्जांपल्स ऑफ पॉलिटिकल होल्ड यानी कि लेवरेज ऑफ थिएटर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या था, यूज़ ऑफ एटॉमिक वेपन्स, रिप्रेजेंटेशन एंड यूज़ ऑफ होलोकॉस्ट ड्यूरिंग द यूरोपियन थिएटर। तो होलोकॉस्ट की बात की, ये होलोकॉस्ट क्या था, बेसिकली होलोकॉस्ट आल्सो नोन एज वाज द जीनोसाइड ऑफ यूरोपियन यूज, यानी कि इसमें जो है वो उनको कत्ल किया गया था। इट वाज द काइंड ऑफ अ डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर, यानी कि उनको मार दिया गया था। एक सेक्रीफाइस थी इन विच ऑफरिंग वाज बर्न कम्प्लीटली ऑन एन अल्टर। तो इसमें था कि जब वर्ल्ड वार 2 हुई थी ना बिटवीन 1941 1945, सो जो जर्मनी था और उसके कोलैबोरेटर्स उन्होंने क्या किया, मर्डर 6 मिलियन ज्यूज़, उन्होंने जो ज्यूज़ हैं 6 मिलियन ज्यूज़ को मर्डर कर दिया गया था। तो होलोकॉस्ट से रिलेटेड एक पूरी इसकी एक स्टोरी है और उस पर काफ़ी मूवीज़ भी बनी है। तो आप अगर उनके थ्रू भी देखें तो ये फुल स्टोरी जो है उसकी समझ आ जाएगी। तो इस हवाले से भी उस चीज़ को दिखाया गया कि पॉलिटिकली कैसे उन्होंने अपने मफाद के लिए जो भी वर्ल्ड वार 2 हुई थी उसमें ये जो होलोकॉस्ट वाली जो चीज़ है ये हैपन हुई। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें होलोकॉस्ट की ये कुछ पिक दिखाई गई है, और अब इनसे रिलेटेड जो है वो इम्पॉर्टेंट पर्सन जो हैं वो कौन है। अगस्टो बॉल जो हैं, अगर हम इनकी बात करें तो थिएटर ऑफ ऑपरेस्ड, हिज वर्क हैज़ बीन इन्फ्लुएंस इन यूरोप एंड अराउंड द वर्ल्ड इंस्पायरिंग मूवमेंट्स फॉर द सोशल चेंज एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म। तो इनका जो काम था, जो भी उस वक्त थिएटर पे जो दबाव आ रहा था, ये जो भी था, तो इन्होंने अपने काम के थ्रू यूरोप में जो भी इन्फ्लुएंसेस थे, इन्होंने पूरी दुनिया को बताया। इन्होंने अराउंड द वर्ल्ड अपने वर्क के थ्रू जो थिएटर ऑपरेस हो रहा था उसके थ्रू इन्होंने बताया सारी सिचुएशन को, जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन थी या सोशल चेंज था उसके हवाले से, जो भी इंस्पायरिंग मूवमेंट्स थी उनमें अगस्टो बॉल का इम्पोर्टेंट रोल है बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग्स। सो जॉन लिटलवुड, तो ये जो फीमेल हैं इनका इम्पोर्टेंट जो काम था में, इनकी जो फेमस प्रोडक्शन थी वो थी ओ व्हाट ऑल लवली वार। तो ये जो थी म्यूजिकल थी दैट स्टाइज द, इसने स्टायर बताया गया फर्स्ट वर्ल्ड वार पे और जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट थी उसके अंदर। तो इन दो चीज़ों पे जो है इनका स्टायर जो है तंज जो है वो दिखाया उन्होंने अपने बताया है। और टॉनी कुशनर अगर हम इनकी बात करें तो ये अमेरिकन प्ले राइट हैं। उनका फेमस प्ले जो है एंजल्स इन अमेरिका वो बहुत ज़्यादा फेमस था। उसमें इन्होंने जिन इश्यूज़ को उठाया था वो था एड्स जो है उसको एक्सप्लोर किया उन्होंने, क्राइसिस इन अमेरिका और पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है उस वक्त, यानी कि पॉलिटिकल और सोशल चेंज ये तो
हर जगह पे। भाई ये हर जगह पे आपको नज़र आएगा, क्योंकि यूरोपियन थिएटर टू सम एक्सटेंट इसी वजह से वो बैन भी हुआ था, क्योंकि वो पॉलिटिकल और सोशल यानी कि इकोनॉमिकली वो डिफरेंट ऐसी चीज़ों को पोर्ट्रे करा था जो नहीं दिखानी चाहिए। तो ये जो एंजल्स इन अमेरिका है, और इन्होंने एक्सप्लोर किया था एड्स क्राइसिस इन अमेरिका एंड पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। सो कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या हैं? सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, दैट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस, यानी कि उसके रिजल्ट, उसके नताइज क्या निकले। प्लेस के और परफॉर्मेंसेज जो की जाती थी यूरोपियन थिएटर्स में, उसमें क्या था, क्रिटिसाइज़ किया गया था। बहुत से ऐसे एडवोकेट्स और ऐसे जो एलीट क्लास है, उनको जो पॉलिटिकली जो हैं, जो अनजस्टिस कर रहे थे, उनको दिखाया गया। तो थिएटर हैज़ बीन अ पावरफुल फोर्स फॉर सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। तो थिएटर की ही वजह से ऐसा हुआ टू सम एक्सटेंट कि वहाँ पे सोशल जस्टिस कायम हुआ और ह्यूमन राइट्स। हालांकि होलोकॉस्ट वाला भी था, जो है ये सब हुआ, और वर्ल्ड वार टू में जो भी उस वक्त हुआ, 6 मिलियन पीपल जो हैं उनको अल्टर कर दिया गया, सेक्रीफाइस कर दिया गया होलोकॉस्ट। तो सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से लोगों में जो था वो अवेयरनेस आई। तो थ्रू प्लेज एंड परफॉर्मेंसेज दैट क्रिटिसाइज द स्टेटस को एंड एडवोकेट फॉर चेंज, थिएटर हैज़ बीन अ पावरफुल फोर्स फॉर सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। सो इसका सेकंड कॉन्सिक्वेंस की तरफ मूव करते हैं, सेंसरशिप एंड रिप्रेशन। जो भी गवर्नमेंट्स और अथॉरिटीज़ थी, उनके पास उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैन किया प्लेस को समटाइम्स ना, और परफॉर्मेंसेस को। किस वजह से? बिकॉज क्योंकि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी, इकोनॉमी थी, उस वजह से। और जो या वो चैलेंज कर रहे थे जो भी उनकी डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ थी, या मतलब ऐसे नज़रिया जो वहाँ पे उस वक्त ज़्यादा जिस पे जो ज़ाहिर हो रहा था। और ये जो है ड्यूरिंग द नाज़ी regime इन जर्मनी एंड प्लेस वर्ड ऑफ क्रिटिकल, ये जो है जर्मनी ने जब किया था ना, नाज़ी जर्मनी एंड इट्स कोलैबोरेटर्स जो थे, उन्होंने जब मर्डर किया था, उन्होंने ज्यूज़ को 6 मिलियन, अराउंड 6 मिलियन, तो ये उस हवाले से बात की गई है। क्रिटिकल ऑफ रिजीम वर बैन, तो उस वजह से जो है उनको बैन कर दिया गया था। और जो प्ले राइट्स थे और जो एक्टर्स थे, वो डीम टू बी द एनिमीज ऑफ द स्टेट, वर परसिक्यूटेड एंड ऑफन किल्ड, और या तो उनको बंद कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया था। जो भी उस वक्त खिलाफ बात करते थे ना स्टेट के, उसके साथ अच्छा नहीं होता था। दैट्स ऑल। तो थर्ड कॉन्सिक्वेंस, इसका तीसरा नताइज क्या हुआ, यूरोपियन थिएटर इन्फ्लुएंस ऑन द आर्ट एंड कल्चर। अब बहुत से प्ले राइट्स थे, जाहिर है जब वो पॉलिटिकल इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं तो आर्ट और कल्चर भी उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो मैनी जो उस वक्त जो प्ले राइट्स थे, जो लिखने वाले जो राइटर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, थिएटर को अपना एक सोर्स बनाया जिसके थ्रू वो डिफरेंट आइडियाज़ को हैं वो पोर्ट्रे कर सकें। सो दे यूज थिएटर एज अ मीन्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड सोशल चेंज, डेवलप न्यू फॉर्म्स एंड टेक्निक्स। तो इस थिएटर के थ्रू ही उन्होंने अपनी न्यू फॉर्म्स और टेक्निक्स को डेवलप किया रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। सो कंक्लूजन, इसमें हम देखें तो पॉलिटिकल कंट्रोल की अगर हम बात करें, लेवरेज का मतलब है कंट्रोल ऑफ थिएटर इन यूरोप हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। तो जाहिर है अगर कहीं पे लोगों में अवेयरनेस आई, एक जगह पे पॉजिटिव हो रहा है, बट नेगेटिव दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो बुरा नताइज भी हैं, अच्छे नताइज भी हैं। अच्छे नताइज हमने डिस्कस कर लिए, बुरे भी हमने कर लिए, यानी कि जो राइटर्स होते थे, प्ले राइट्स, उनको मार दिया जाता था, उन थिएटर को बैन कर दिया गया था 1744 के अराउंड, क्योंकि वो इकोनॉमिक डिसोसिएशन जो है वो दिखा रहे थे, वो स्टेट के ख़िलाफ़ जा रहे थे। तो और बहुत से प्ले राइट्स उनको किल कर दिया जाता था, या उनको प्रोसिक्यूट कर दिया जाता था। और इस तरह ही मतलब इसके पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि उनमें लोगों के अंदर अवेयरनेस आई और ऐसी इंस्पायरिंग मोमेंट्स जो थी वो मोबिलाइज हुई। सो इसमें नेक्स्ट क्या है, चैलेंजिंग एस्टैब्लिश आइडियोलॉजीज एंड इन्फ्लुएंसिंग आर्ट एंड कल्चर मोर ब्रॉडली। सो आर्ट, आइडियोलॉजीज़ और ये जो है कल्चर, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडली इनको जो है वो इनको तक़वियत मिली, कि मतलब इस थिएटर की वजह से ये चीज़ें जो थी उनको एनर्जी, उनको अंदर एनर्जी आई। हालांकि इसके नेगेटिव भी हैं बट पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो ये हमने जो था आज यूरोपियन थिएटर को डिस्कस किया था।